Hello dear student, today we are going to start our 11th question of our second unit. Four identical cell each of EMF 2 volt are joined in parallel, providing supply of current to external circuit consisting of two 15 ohm resistance joined in parallel. The terminal voltage of cell as read by the ideal voltmeter is 1.6 volt. कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो पहले मैं फिगर बनाता हूं जो उसने दिया है और फिर क्वेश्चन को समझते हैं। चार सेल हैं, आइडेंटिकल हैं और चारों के चारों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि चारों का ईएमएफ भी सेम है और चारों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। आइडेंटिकल का ये मतलब है। और ये बाहर जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं वो भी दो सेम रेजिस्टेंस हैं और वो दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये भी 15 ओम है और ये भी 15 ओम है। चारों की ईएमएफ सेम है और चारों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो ये चार आइडेंटिकल सेल हैं, इनकी ईएमएफ जो है वो दी है 2 वोल्ट। सबकी, चारों की, ऊपर वाले की भी, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, सबकी 2 वोल्ट है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 ओम मैंने लिख दिया। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द वोल्ट, किसी ऐसी आइडियल डिवाइस से इनका पोटेंशियल डिफरेंस मापा गया। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1.6 वोल्ट है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है वो अब आप बड़े अच्छे से समझ चुके हो। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो इन चारों का ईच मतलब इसका भी या इसका भी है तो सेम ही, लेकिन वो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या पता है कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये होता है। और ये R क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पूरे सर्किट में टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। मान लिया वो R डैश है। E क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पूरे सर्किट में जो टोटल ईएमएफ है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये चारों सेल जो है पैरेलल में जुड़े होने की वजह से, इनकी वजह से नेट जो ईएमएफ होगा वो E के बराबर ही होगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। तो पोटेंशियल पैरेलल के केस में सेम रहता है और करंट या करंट फ्लो आई वो सीरीज के केस में सेम रहता है। तो वो हम बार बार आपको बता चुके हैं। तो E की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे E डैश लिखने की जरूरत नहीं है। और V का मतलब भी वही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी सेम है क्योंकि ईएमएफ सेम है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा। लेकिन ये R क्या है, ये R है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दीज ऑल सेल। अब हमारे को इसमें एक चीज चाहिए, आई कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। आई निकालने का सिंपल क्या तरीका है, V अपॉन में R। अब V अपॉन R, तो V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 गिवन है। R का मतलब क्या है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो दिस इज टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल में तो दो रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का टोटल इफेक्ट क्या होगा, वो टोटल इफेक्ट अगर आपको निकालना तो वो कैसे निकालोगे, 1/R इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15। तो ये बन गया 2/15। तो R की वैल्यू आ जाएगी 15/2 मतलब 7.5 ओम। तो ये R की वैल्यू आप यहाँ पे रख देते हैं, V अपॉन 7.5। तो ये हमारी मास्टर इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू E माइनस आई की जगह V/7.5 इंटू में R डैश। R डैश में बार बार बोल रहा हूं, लिख भी देता हूं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल दी सेल। अब देखो V की वैल्यू रख दो 1.6, E की ईएमएफ 2 वोल्ट माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू R डैश। तो इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। 1.6 डिवाइडेड बाई 7.5, लेट मी चेक, हाँ ठीक है। तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और इनटू में सॉरी R डैश भी है इज इक्वल टू
2 माइनस 1.6। अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, फिगर की जरूरत नहीं है अब हमें। यहां से आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर 2 माइनस 1.6 क्या बन गया 0.4, 2 माइनस 1.6 0.4, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 1.6, तो इसको जब काटोगे तो ये आ जाएगा 4। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई 7.5 डिवाइडेड बाई 4। तो आर डैश तो क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सब सेल का। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल पूछा है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर इन सब का आर डैश है और इनका खुद का सबका आर 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 है, तो ये चारों क्या है, पैरेलल में है। तो 1 बाई आर डैश क्या हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, 4 बार, तो ये क्या बन जाएगा 4 बाई आर। तो 1 बाई आर डैश, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आर बाई 4। तो इस आर डैश जो हमारा आया है इसका क्या मतलब है, आर बाई 4 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की क्या वैल्यू आ गई 7.5 ओम। दिस इज द एक्चुअल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इन सब का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले आप हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन से आप पता करो कि हर एक सेल का और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, वहां से इसकी वैल्यू पुट करोगे तो देन यू विल गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल। तो आई होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन सर्किट एज शोन इन द फिगर, in the steady state obtain the expression for potential drop, charge and energy stored in the capacitor। तो पहले मैं फिगर बनाता हूं, फिर आप समझना कैपेसिटर कहां पे लगा है और उसमें क्या क्या पूछता है वो। फिगर जो दिया है ये बैटरी 2 वोल्ट है, ये बैटरी 1 वोल्ट है और ये बैटरी भी 1 वोल्ट है। ये रेजिस्टेंस R है और ये कैपेसिटर C है, और खुद ही नाम भी लिख के दे दिए ABCDEF। ऐसे आया था क्वेश्चन। पूछ रहा है कि इन द गिवन सर्किट एज शोन इन द फिगर इन द स्टडी स्टेट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप, चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर लगा है, एक तो बताना है कि कितना पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, दूसरा बताना है कि इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ है, और तीसरा बताना है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी। तो सबसे पहले एक वर्ड लिखा है इन दी स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, वैसे आप 4th यूनिट में और अच्छे से समझ जाओगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर में जब चार्जिंग होती है तो इसके अंदर चार्ज बढ़ता जाता है। जब डिस्चार्जिंग होती है तो इसका चार्ज घटता जाता है। तो ये दो सिचुएशन ऐसी है, चार्जिंग का मतलब चार्ज का बढ़ना और डिस्चार्जिंग का मतलब चार्ज का घटना। लेकिन जब ये फुल चार्ज होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे इसके अंदर जितना चार्ज रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ना तो घटता है ना बढ़ता है। तो उस टाइम पे इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है, और उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट का आप अच्छे से मतलब समझ लेना, क्योंकि इसने खुद ही बोला है कि जब स्टडी स्टेट की कंडीशन है उस टाइम पे हमें सब कुछ निकालना है। तो स्टडी स्टेट का मतलब होता है नो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग।
ऑफ द कैपेसिटर। और इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अगर नहीं होती है तो इसका मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। एंड अगर चार्ज का कोई फ्लो नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, करंट फ्लो इज जीरो। तो स्टडी स्टेट में यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस पूरी 20 लाइन में कहीं पे भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आधी में करंट फ्लो करेगा। तो अगर वो यहाँ तक आ जाएगा तो फिर तो उसको इसके अंदर से भी जाना पड़ेगा। इसका मतलब जब ये स्टडी स्टेट में है, इस पूरी लाइन पे, बीई लाइन पे कहीं पे भी इस एलिमेंट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये बात आपको मान के इसको सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये पूछा क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, सारी बातें कैपेसिटर के अलोंग पूछी है। तो फर्स्ट है पोटेंशियल ड्रॉप, सेकंड पूछा है चार्ज कि इसके अंदर चार्ज कितना स्टोर होगा, और थर्ड पूछा है कि इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन है, हमें पता है I 0 है, तो इसके अंदर तो I कोई है ही नहीं। तो अब इसके अंदर पूरे सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट इधर फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, इसमें पूरा ऐसे में घूमेगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये बैटरी तो ये कहती है करंट इस डायरेक्शन में शुरू होना चाहिए और ऐसे क्लॉकवाइज चलना चाहिए। तो हम बता चुके हैं कि बड़ी बैटरी निर्धारित करेगी। बड़ी बैटरी तो ये है 2 वोल्ट है और ये है 1 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट की बैटरी करंट को इधर फ्लो करवाएगी। तो नेट पोटेंशियल कितना है इसमें पूरे सर्किट में, अब इसकी तो बात करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बैटरी कोई काम की नहीं, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जो है इसके अंदर स्टोर होने के बाद एक जगह रुक जाता है स्टडी स्टेट कंडीशन में। तो इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं कि इस बैटरी की वजह से क्या होगा। तो सॉल्यूशन, नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इस पूरे सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एक तो 2R है, जब ये करंट ऐसे फ्लो करेगा तो एक तो 2R है और एक R है, ये दोनों ही सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा 2R प्लस R इज इक्वल टू 3R। अब करंट कितना फ्लो करेगा, I जो होगा नेट वोल्टेज V डिवाइडेड बाई नेट करंट रेजिस्टेंस 3R। तो V बाई 3R इतना रजिस्टर, इतना इसके अंदर से इस पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, यहां पे भी हर जगह। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, V बाई 3R। अब ये जो बैटरी है, इस बैटरी की वजह से पोटेंशियल देखो, इस एलिमेंट में इस बैटरी की वजह से एक तो जो पोटेंशियल है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, और बाकी का जो पोटेंशियल बचेगा जो ये बैटरी देने वाली है वो इस एलिमेंट के अक्रॉस भी होगा और इस एलिमेंट के अक्रॉस भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस बैटरी की वजह से जो रेजिस्टेंस में 2R में ड्रॉप हो गया पोटेंशियल वो तो हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो इस BE एलिमेंट के भी पैरेलल बचेगा और वो इस AF एलिमेंट के भी पैरेलल बचेगा। तो पहले हम वो पोटेंशियल निकाल लेते हैं जो इन दोनों के पैरेलल होगा। तो उसको निकालने का क्या तरीका है कि इस रेजिस्टेंस में जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया उसको निकाल लो, I अभी आ चुका है और ये रेजिस्टेंस I इंटू R करके, बाकी जो पोटेंशियल बचेगा वो बचेगा नेट पोटेंशियल अक्रॉस BE आल्सो अक्रॉस AF सेम। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2R रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, I इंटू 2R। तो यहाँ पे I की क्या वैल्यू है, V बाई 3R इंटू में ये रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो ये आ गया R से R कैंसिल 2V बाई 3। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो है 2V बाई 3। तो इस बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल 2V था उसमें से 2V बाई 3 तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा V जो कि BE के भी अक्रॉस होगा और जो कि AF के भी अक्रॉस होगा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल में है। तो वो बचेगा 2V माइनस 2V बाई 3। तो ये 3 जा 2, 3 दूनी 6 में से 2 4V बाई 3। तो
तो ये जो 4v/3 पार्ट है, इसमें से जो 4v/3 पार्ट बचेगा वो इन दोनों के पैरेलल होगा, 4v/3। इतना पोटेंशियल ये बैटरी इसके अक्रॉस भी लगाएगी और इसके अक्रॉस भी लगाएगी। अब हमारे को तो सारा फोकस करना है इस कैपेसिटर पे कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। तो इस 4v/3 में से कुछ वैल्यू तो इस बैटरी के ऊपर लग जाएगी, क्योंकि ये बैटरी इससे अपोजिट है। ये करंट को ऐसे फ्लो करवाना चाहती है और ये करंट को ऐसे फ्लो करवाना चाहती है, तो ये इससे अपोजिट है। तो 4v/3 में से v तो इसको चाहिए, इसको काउंटर करने के लिए। बाकी जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, अक्रॉस दी c बच जाएगा। तो इस 4v/3 में से v तो लग गया बैटरी को काउंटर करने के लिए। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा पोटेंशियल अक्रॉस दी कैपेसिटर जो हमें निकालना है। तो पोटेंशियल अक्रॉस दी कैपेसिटर क्या आ जाएगा, 4v/3 माइनस v। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, v/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि पोटेंशियल अक्रॉस दी कैपेसिटर जो होगा v/3 होगा। तो ये क्वेश्चन को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने क्या किया अभी तक, सबसे पहले मैंने क्या किया, नेट पोटेंशियल निकाल लिया, 2v माइनस v आ गया। फिर मैंने नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, 2r प्लस r 3r आ गया। तो वहां से मैंने नेट करंट निकाल लिया, I की वैल्यू आ गई हमारी v/3r। जब ये करंट की वैल्यू v/3r आ गई तो मैंने क्या किया, पहले पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2r निकाल लिया, वो आ गया 2v/3, क्योंकि ये v/3r था, इंटू में 2r कर दिया हमने। तो इस बैटरी में से इतना हिस्सा तो इस CD के अंदर ही ड्रॉप हो गया, मतलब इसका खुद के एलिमेंट जो ये पूरा CD, इसमें से 2v/3 तो यहीं पे ड्रॉप हो गया। बाकी का जो बचा 2v माइनस 2v/3, उसकी वैल्यू आई 4v/3। वो 4v/3 जो है वो BE के भी पैरेलल है और AF के भी पैरेलल है। तो ये 4v/3 इस BE के पैरेलल होने की वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया 4v/3। तो इस 4v/3 में से v तो इस बैटरी को काउंटर करने के लिए लग गया। बाकी कितना बचा, बाकी बचा पोटेंशियल अक्रॉस दी कैपेसिटर। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4v/3 माइनस v/3। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा, इस v की वैल्यू आ गई v/3। उसके बाद तो आप बड़े ही आराम से सब कुछ कर सकते हो। Q क्या होता है, चार्ज इन दी कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू CV। तो इसकी कैपेसिटेंस तो C है और पोटेंशियल अभी आप निकाल ही चुके हो, तो इसका आंसर हो गया CV/3। और ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता है, हाफ CV²। तो 1/2 C, और V की वैल्यू अभी आपने निकाली ही है, V/3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा V² C डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 2 18 CV²/18। तो एक बार आप पोटेंशियल निकालोगे, चार्ज और एनर्जी निकालना बड़ा ही आसान है, दोनों के सिंपल फार्मूला पुट करने हैं। तो ये आप अच्छे से समझ लेना कि कैसे मैंने पोटेंशियल निकाला, और मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। तो पहले फिगर जो दिया हुआ है उसको बनाते हैं और फिर उसको निकालते हैं। ये फिगर गिवन है ABCDEF। ये बैटरी जो है, इसमें से जो ये करंट गया ये I1 गया, और ये I2 गया, और ये I3 गया। मैं एक बार ये वैल्यू चेक कर लेता हूं, मैंने ये लिखी नहीं, सॉरी। ये क्या वैल्यू है R रेजिस्टेंस की,
ये ऐसे है, ये जो है 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये बैटरी 12 वोल्ट की है और ये 6 वोल्ट की है। अब क्वेश्चन ये है कि I1, I2 और I3 निकालना है। I1, I2 एंड I3 फाइंड आउट करना है। तो किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। किरचॉफ्स लॉ में क्या सीखा हमने? एक तो सीखा करंट रूल, दूसरा सीखा हमने लूप या पूरा एक सर्कल या क्लोज साइकिल का रूल, जहां पे जिसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लगा सकते हैं, I1 करंट ऐसे जाएगा, इधर से भी जाएगा ये I1 करंट, और इस टर्मिनल पे ये क्या है, I3 बाहर निकलता है। इसमें से I2 जाएगा, ये यहाँ से भी I2 जाएगा, यहाँ से भी I2 जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बन गया जंक्शन पॉइंट, यहाँ पे I1 और I2 तो अंदर की तरफ आते हैं और I3 इस जंक्शन से बाहर निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या अप्लाई करते हैं, जंक्शन रूल या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या करंट रूल, जिसका तीसरा नाम भी है। तो वो क्या कहता है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। तो फर्स्ट हमने ये रूल लगाया। अब क्या करते हैं, किरचॉफ्स का सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। सेकंड रूल वो क्या करते हैं, हम लोग पहले ही साइकिल पे लगाते हैं, ABEF, ये जो क्लोज्ड कंप्लीट साइकिल है इसके ऊपर लगाते हैं ABEF। अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल ऑन ABEF। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, I1 के साथ ये रेजिस्टेंस, अगर इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो है और इसी डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन करते हैं तो प्लस, तो ये I1 इंटू 2 ओम प्लस, क्योंकि इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो और इसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे चलो, आगे आ गई बैटरी। बैटरी का अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव पहले लिख दो और पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव लिख दो। तो नेगेटिव आया तो -12 प्लस I1 प्लस इंटू में 5, तो क्या करेंगे I1 इंटू 2, आगे बैटरी आ गई माइनस का 12, आगे फिर I1 सॉरी मैंने गलत लिख दिया, I3 इंटू 2 लिखना है, I3 क्योंकि इस एलिमेंट के अंदर जो करंट है वो I3 है, और माइनस का 12 और फिर ये आगे लिखेंगे प्लस का I1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई 5I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 12। दिस इज लेट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं, किरचॉफ्स का सेकंड रूल अप्लाई करते हैं इस पे BCDEB पे। तो किरचॉफ्स का सेकंड रूल अप्लाई करते हैं ऑन द क्लोज्ड साइकिल BCDEB। तो सबसे पहले हम इधर से चले, यहां से ये गए तो अगला ये रेजिस्टेंस आया। देखो करंट की डायरेक्शन हमारे चलने से अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे माइनस का I2 इंटू 3। फिर आगे चले, बैटरी आ गई, बैटरी का पॉजिटिव आया तो इसलिए प्लस का 6 वोल्ट है। फिर आगे चले, यहाँ पे फिर हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे माइनस का I3 इंटू 2। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, माइनस का I2 इंटू 3 प्लस का 6 माइनस का I3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, ये बन गई माइनस का 3I2 माइनस का 2I3 और ये इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 6। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन थी I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये I3 की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी। देखते हैं ये क्या बनता है, तो पुट कर देते हैं 5I1 फर्स्ट इक्वेशन, 5I1 प्लस 2 इंटू I3 की जगह लिख दिया मैंने I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5I1 प्लस 2I1, तो 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब फिगर को हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन सिर्फ बची हुई है। ये इक्वेशन सोल्व करने से तीनों करंट की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में I3 की वैल्यू रखो, 3I2
प्लस 2 I3 की जगह I1 प्लस I2 और इज इक्वल टू 6। तो ये क्या बन जाएगी 2I1 प्लस ये 2I2 और 3I2 5I2 इज इक्वल टू 6। तो ये मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन है। तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12 और ये बन गई 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6। तो इन इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हो तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब करेंगे तो 35I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 60 और इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 4I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बच गया 31I1 और ये बच गया 48। तो I1 की क्या वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 31 एम्पेयर। तो एक आंसर आ गया। अब हमारे को क्या चाहिए, दूसरी वैल्यू चाहिए, बाकी की जो 2 बची हुई है। तो इसी इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 48 डिवाइडेड बाई 31 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6। तो ये बन जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 31 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस का 96 डिवाइडेड बाई 31 और ये 5 को मैं एक बार ऐसे लिखा रहने देता हूं। तो ये बन गया 6 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 31, ये आ गया 90 बाई 31। यहां से I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी I2 की वैल्यू आ जाएगी 90 बाई 31 इंटू 1 बाई 5। तो ये 18, तो 18 बाई 31 एम्पेयर, ये आ गई I2 की वैल्यू। अब I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। I3 निकालना है तो वो I1 प्लस I2 के बराबर होता है। तो I3 क्या आ जाएगा I1 प्लस I2। 48 डिवाइडेड बाई 31 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 31। तो 31 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 8 8 16 4 1 5 1 6। तो 66 डिवाइडेड बाई 31 एम्पेयर, ये आ गई I3। तो हमारे पास I1 भी आ गया, I2 भी आ गया और I3 भी आ गया। यही 3 उसने पूछा था। तो ये इस तरीके से जो सिंपल किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके करंट या पोटेंशियल कोई भी एक अननोन या दोनों अननोन पूछता रहेगा। और पता नहीं इतने इजी क्वेश्चन होते हैं और इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा फ्री के क्वेश्चन होते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। बहुत क्वेश्चन पूछता है किरचॉफ्स लॉ से। और करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। टू सेल ऑफ EMF 1.5 volt and 2 volt, internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm। तो अब इसमें डायग्राम नहीं दिया है उसने, मैंने आपको PDF में डायग्राम भेजा है, लेकिन उसने अपने आप से एग्जाम में जो है आपको डायग्राम दिया नहीं मिलेगा। तो देखो इसकी लैंग्वेज को समझो। 2 सेल हैं, एक की EMF जो है 1.5 वोल्ट है और दूसरे की 2 वोल्ट है। उन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता दिया उसने अपना अपना 1 ओम एंड 2 ओम। वो इस तरीके से पैरेलल में जुड़े हैं कि वो दोनों मिलके सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं किसी एक लोड रेजिस्टेंस जो कि 5 ओम है उसमें से। तो ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है, मान लिया मैं इसको बना देता हूं, दिस इज 5 ओम रेजिस्टेंस। 2 सेल हैं, एक सेल है उसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट और दूसरे की है 2 वोल्ट। तो ए सेल है 1.5 वोल्ट, दूसरा है 2 वोल्ट। दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में तो ऐसे ही होंगे। अब दोनों इसमें से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाते हैं। तो अगर ये इसमें से आप सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो चाहते हो तो इन दोनों का पॉजिटिव एक साइड बनाओ और दोनों का नेगेटिव एक साइड बनाओ। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इसमें से जो करंट आएगा और इसमें से जो करंट आएगा वो दोनों का करंट मिलके इसमें से फ्लो करेगा। तो अगर इसमें से I1 करंट आएगा और इसमें से I2 करंट आएगा तो ये I1 और I2 दोनों मिलके ये I3 करंट है। अगर I1 प्लस I2
तो वो इसमें से फ्लो करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, और इसमें कुछ नहीं है डायग्राम बनाने में, लेकिन ये क्वेश्चन आया है कि डायग्राम भी बनाओ साथ में। अच्छा, दूसरी बात, इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस बता दिया। तो फर्स्ट का बताया 1 ओम और सेकंड का बताया है 2 ओम। तो इसका है 1 ओम और इसका है 2 ओम। तो ये इधर से सर्किट को कंप्लीट कर दो, बस बहुत ही सिंपल था। अब इसके नाम दे देते हैं A B C D E F। तो पहला तो ड्रा दी डायग्राम ये हो गया। सेकंड, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो करंट थ्रू ईच ब्रांच का पूछने का क्या मतलब है, I1 I2 और I3 ये निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे। फाइंड I1 I2 एंड I3। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 5 ओम रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये भी निकालना है, ये क्वेश्चन पूछा है इसी में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स सेकंड रूल। सेकंड रूल लगाते हैं हम लोग इसके ऊपर, B C D E B, B C D E B। अब यहां से शुरू करोगे आप, तो सबसे पहले यहां से चलने के बाद ये I3 करंट है, या मैं इस I3 को डायरेक्ट लिख देता हूं I1 प्लस I2, नहीं तो आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन को कम करने के लिए। I1 प्लस I2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 ओम के साथ, और आगे आएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हमारी कैलकुलेशन है और उसी डायरेक्शन में इसके अंदर से करंट फ्लो होता है। तो फर्स्ट आ गया I1 प्लस I2 इंटू 5। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे जाओगे तो अब देखना आप, यहाँ पे क्या है I1 प्लस I2, जिसको हम बोलते हैं I3। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ये I1 प्लस I2 अगेन स्प्लिट हो जाएंगे। इसके अंदर तो I2 चला जाएगा और ऊपर I1 चला जाएगा, तो अगेन यहाँ से I1 नीचे आएगा और इसमें से I2 आएगा। ये जो यहाँ पे स्प्लिट हुए थे अगेन यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएंगे, फिर I3 बन जाएगा। तो यहाँ से लेके B से लेके E तक I3 रहेगा। I3 के बाद या E के बाद इधर I2 I1 स्प्लिट हो जाएगा, अगेन यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आगे फिर हमें क्या करना है, ये साइकिल बनाया है, इस साइकिल में ये लिख दिया I1 प्लस I2 इंटू 5, अगेन I2 इंटू 2, इसके साथ भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारी उसी डायरेक्शन में कैलकुलेशन है और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो की डायरेक्शन है। तो ये प्लस I2 इंटू 2। अब आगे आ गई बैटरी, और बैटरी का आ गया नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए -2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को क्या बन जाएगी, 5I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2 7I2 इज इक्वल टू माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अब आप क्या करो, किरचॉफ सेकंड रूल को ही अप्लाई करो इस कंप्लीट साइकिल के लिए, A B C D E F A। तो अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल फॉर द साइकिल A B C D E F A। अब इसमें अप्लाई करोगे, यहां से चले तो यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5I1 प्लस I2 पॉजिटिव आएगा। आगे चलते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा I1 इंटू 1 पॉजिटिव आएगा क्योंकि करंट फ्लो की यही डायरेक्शन है। आगे आएगा माइनस का 1.5 वोल्ट और यहाँ पे आके कंप्लीट। तो मैं लिखता हूं अब इसको, 5I1 प्लस I2 प्लस 1I1 इंटू 1, तो I1 रह जाएगा, और माइनस 1.5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया 5I1 प्लस I1 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1.5, उधर जाके प्लस का हो गया। तो ये दूसरा बन गया, दूसरी इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगी 30I1 प्लस 42I2 इज इक्वल टू 12, और ये बन जाएगी 30I1 और प्लस 25I2 इज इक्वल टू
ये इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25 7.5। तो ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये 42 में से 25 अगर जाएगा तो ये बचेगा 17i2 इज इक्वल टू 12 में से 7.5 जाएगा तो 4.5 बचेगा। तो यहां से i2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4.5 डिवाइडेड बाई 17, इतने एम्पेयर आ जाएगी। अब हमारे को I1 अगर चाहिए तो I1 के लिए इस इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में कोई भी एक में हम रख सकते हैं। तो मान लिया हम फर्स्ट में रखते हैं तो 5I1 प्लस 7I2 अगर आप करोगे तो 7 इंटू 4.5 डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ गया 7 पंजे 35, 7 चौके 28 और 3 31 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 2। तो I1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2 माइनस 31.5 डिवाइडेड बाई 17 और पूरे के नीचे 5 है तो ये 5 इधर आ जाएगा। तो ये सॉरी गलत कर दिया मैंने, 2 माइनस 31.5 डिवाइडेड बाई 17 और पूरे के नीचे 5 ऐसे आएगा अलग से। तो ये 17 दूनी 34 में से 31.5 गए तो 2.5 डिवाइडेड बाई 85 एम्पियर, ये आ गया I1। तो मैं एक बार ये कैलकुलेशन आंसर चेक कर लेता हूं। ये फर्स्ट का I1 की वैल्यू है 1/34 और I2 की वैल्यू है, हाँ ठीक है ओके। तो ये आ गया I2 की वैल्यू आ गई और ये I1 की वैल्यू क्या आ गई, 17 दूनी 34, 34 में से ये गया 2.5 डिवाइडेड बाई 85, ठीक है। तो इसको और आप कैंसिल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर इसका पॉइंट हटाना है तो ये ऐसे हो जाएगा और फिर इसको काटने के बाद क्या बचेगा, 5 5 25, 5 1 5 7 35 और ये 5 3 15 बच गए 2, तो 1/34 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ गई 1/34 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई 4.5/17। बुक में इसको डबल करके लिख दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 9/34 एम्पियर। I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2 है I3, तो दोनों का सम करोगे तो 10/34 आ जाएगी। तो इसके अंदर से करंट कितना फ्लो होगा, 1/34 एम्पियर। इसमें से कितना फ्लो होगा, 9/34 और इसमें से कितना फ्लो होगा, 10/34। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि हर एक आर्म में कितना करंट फ्लो होता है वो निकालो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अब हमारे पास I3 की वैल्यू आ चुकी है और रेजिस्टेंस भी मालूम है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 इंटू रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। तो 10/34 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50/34 वोल्ट। तो इसको आप काट भी सकते हो, 1.8 समथिंग आ जाएगी आई थिंक। तो जो भी वैल्यू आएगी आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर था 14, तो 1.47 वोल्ट आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम कल से 15th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थैंक यू।